वीडियो बनाने के लिए ये दोनों टॉपिक थोड़े और भी थे, लेकिन इसमें बात करना बहुत ज़रूरी था। ये दोनों बीमारियां वो हैं जिसको पेशेंट एडमिट ही नहीं करता, उसको कंसिडर ही नहीं करता कि ये बीमारी है, और इस एक बीमारी की वजह से आगे उसको 8-10 बीमारियां लगती हैं। वो उन 8-10 को तो एड्रेस करता है, उनका स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट करवा रहा होता है, लेकिन जो बैक एंड रीजन ये होती है, इसको वो खुद एडमिट ही नहीं करता कि वो डिजीज है, ना उसको वो इलाज करवाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम के बाद अस्सलाम वालेकुम। मेरी गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपसे बयान किया था कि आने वाले वक्तों में मैं अपनी वीडियोस जल्दी बनाऊंगा, कम से कम महीने में एक, और उसके लिए जो टॉपिक्स हैं वो आप मुझे मैसेजेस करते रहें। काफ़ी मैसेजेस आए जिसको हमने राइट डाउन कर लिया और उसको हम एक सीक्वेंस में उनके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। आज वाला भी मौजू जो मैंने सोचा है, ये दोनों टॉपिक वो हैं जिन पे मोस्टली इन पे बात नहीं होती, इनको एड्रेस नहीं किया जाता, बल्कि पेशेंट्स बहुत ही मुबालगा राय से इसके ऊपर काम लेते हैं। और वीडियो बनाने के लिए ये दोनों टॉपिक थोड़े और भी थे, लेकिन इसमें बात करना बहुत ज़रूरी था। ये दोनों बीमारियां वो हैं जिसको पेशेंट एडमिट ही नहीं करता, उसको कंसिडर ही नहीं करता कि ये बीमारी है, और इस एक बीमारी की वजह से आगे उसको 8-10 बीमारियां लगती हैं। वो उन 8-10 को तो एड्रेस करता है, उनका स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट करवा रहा होता है, लेकिन जो बैक एंड रीजन ये होती है, इसको वो खुद एडमिट ही नहीं करता कि वो डिजीज है, ना उसको वो इलाज करवाता है। वो दो बीमारियां हैं जिनमें से एक कॉन्स्टिपेशन है और एक लिकोरिया है, जो फीमेल से रिलेटेड बीमारी है। कब्ज जो है, कब्ज की वजह से हम सर दर्द में चले जाते हैं, कब्ज की वजह से हमारी नींद खराब हो जाती है, हमें स्टमक डिसऑर्डर हमारा हो जाता है, हम जब सुबह उठते हैं हम फ्रेश नहीं उठते। इस तरह की कई तरतीब से कई मसाइल ऐसे हैं जिनको हम फिर कभी मैदे वाले को दिखा रहे होते हैं, कभी डिप्रेशन वाले को दिखा रहे होते हैं, उनका मुस्तकिल कोई ना कोई टोटके कर रहे होते हैं, लेकिन कब्ज को हम एडमिट ही नहीं करते। हर वो बंदा जिसको 2 दिन, किसी को 2 दिन बाद आ रहा है, किसी को 1 दिन से बड़ी मुश्किल से आ रहा है, या किसी को दिन में 4 दफा आ रहे हैं, 6 दफा पकाना आ रहा है, वो स्टूल पास करता है, तो कब्ज वो भी है। इसी तरह जो लिकोरिया का मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसमें बाल गिरने लग गए हैं, दांत कमजोर होने लग गए हैं, कमर में शदीद दर्द शुरू हो गई है, हड्डियां इंतहाई कमजोर होने लग गई हैं, आईसाइट वीक होने लग गई है। लेकिन वो चीज यहाँ तक कि मैंने यहाँ तक भी देखा है कि माँ बेटी का बड़ा क्लोज रिलेशन होता है, उसके बावजूद बेटी अपनी माँ से भी ये चीजें नहीं शेयर कर रही होती। उसी वजह से वो कभी आई स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, कभी हेयर फॉल वाले के पास जा रहे हैं, कभी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, लेकिन बैक एंड रीजन जो है ये क्योर होनी बहुत जरूरी है। इस टॉपिक को इसलिए मैंने आज चुना है कि मैं जो हार्मोनल इशू हैं, जो बलूगत के बाद जो मामला शुरू होने हैं वो होने हैं, मैंने 4-4, 5-5 साल की बच्चियों को लिकोरिया के इशू में देखा है, और जिसको इस उम्र से शुरू हो जाएगा उसका बॉडी स्ट्रक्चर इंतहाई वीक रह जाएगा। इसीलिए मैं आज इस दोनों टॉपिक पे दोनों की मेडिसिन से आपसे डिस्कस करूंगा, दोनों की थोड़ी सी पैथोलॉजी को आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है और इसको समझना है और इसकी दवाई लेनी है। ये नहीं कि जी मैं इसबगोल का छिलका ले रहा हूँ, मैं अमरूद ले लेता हूँ, मैं तरबूज खा लेता हूँ। हम ये सारा कुछ क्यों कर लेते हैं? एक बंदे को नेचुरली क्यों खाना, उसको डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा, वो उसको स्टूल कैसे क्यों नहीं पास कर रहा? ये तो ऑफेंड होता है। कोई एक आध दफा एक केस ऐसा हो गया जिसमें आपने खाना खाया और आपको स्टूल पास नहीं हुआ तो आप उस तरफ गए, लेकिन अगर आपकी रूटीन ही ये बन गई है, आपका मामूल ही ये हो गया है, तो उसको आपने एड्रेस करना है अगर आपने बाकी बीमारियों से बचना है। कॉन्स्टिपेशन को मदर ऑफ डिजीज कहते हैं, उम्मुल अमराज। ये बाकी सब बीमारियों को दावत दे देते। यहाँ पे मैं कुछ 5, 7, 10 दवाइयों का नाम भी आपसे लूंगा, उसको डिफरेंशिएट भी करूंगा ताकि आप इस बात को समझें कि कहां कहां से हमने
इसकी पैथोलॉजी भी समझनी है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, इसको हमने एड्रेस कैसे करना है। इसमें जो मोस्ट फेमस मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर तो बहुत सी मेडिसिन है, लेकिन जो इसमें कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो जानी जाती हैं उसमें एलोमिन है, एलोमिना है, ब्रायोनिया है, ग्रेफाइटस है, लाइकोपोडियम है, फेल्टोरी है, अमोनियम कार्ब है, कल्केरिया कार्ब है, हाइड्रास्टस है। इनको आपने समझना है कि किन ऑर्गन्स में कहां से क्या इश्यूज होंगे, तो फिर स्टूल किस हिसाब का होगा। अब सिर्फ स्टूल की बात ही कर लें कि जो रूटीन में हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम जब जिस तफसील से कॉन्स्टिपेशन को एड्रेस कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात तो पेशेंट फेड अप हो जाता है कि ये डॉक्टर मेरे साथ कैसे बात कर रहा है, ये कैसी सिम्टम ले रहा है। और कुछ तो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हम तो स्टूल तो नहीं देखने जाते ना, हम तो वॉशरूम जाते हैं और करके आ जाते हैं। हालांकि वो जिस तकलीफ में होता है वो एक एक चीज देख रहा होता है, लेकिन वो ये समझता है कि ये मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा हूँ तो ये चीजें ये इसको ना पूछनी चाहिए ना मुझे बतानी चाहिए। और इसी वजह से वो आगे 10 बीमारियां झेल रहा होता है, लेकिन इसको ना वो एडमिट करता है ना कंसीडर करता है, और डॉक्टर को आगे कहता है नहीं मैंने कब्ज नहीं है। और जब हम मजीद तफसील लेते हैं तो पता लगता है कि मुसलसल इसबगोल के छिलके पे हैं मौसूफ, या इंजीर पे हैं, मतलब किसी एक चीज में, या किसी हकीम साहब की पक्की पे हैं। ये सारा कुछ टेम्परेरी होना चाहिए। मुस्तकिल अगर आप कब्ज में हैं तो आप कब्ज का इलाज करवाएं, बाकी सारी बीमारियों को आप छोड़ दें, आप कब्ज एड्रेस कर लें, आपकी वैसी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। मैं अब यहाँ पे बात करता हूँ, एनाकार्डियम एक मेडिसिन है। एनाकार्डियम का मरीज वो जब भी स्टूल पास करने जाएगा उसको 1-2 मिनट 3 मिनट स्टूल आना ही नहीं, वो बैठा एकदम ऐसा पोलाइटली वो मोशन पास कर लेगा जैसे उसको कब्ज है ही नहीं। लेकिन एनाकार्डियम का मरीज हमेशा स्टूल पास करेगा तो ऐसे ही करेगा। हालांकि जब वो स्टूल पास करने गया उसको बिल्कुल फीलिंग्स वो आ रही है कि रेक्टम भर गया है, अब वो खारिज होने वाला है स्टूल, अब वो जाएगा, जाते उसने 2-3 मिनट बैठना है, उसके बाद होना है। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसे मरीज बहुत ज्यादा सोचने वाले होते हैं, ज़हीन होते हैं, शार्प माइंड होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सोचने की वजह से पैथोलॉजिकल उसकी चेंजेस ये आ जाती है कि एनाकार्डियम का मरीज प्रॉपर स्टूल पास करता है, लेकिन 2 मिनट उसको वैसे ही बैठना पड़ता है। ऐसे बंदे डिसीजन अच्छा लेते हैं, लेकिन क्विक डिसीजन की उनमें नहीं होती, पावर नहीं होती। थोड़ा सा आपके में ज़हीन होते हैं, लेकिन लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है एनाकार्डियम में। ये उसकी मैं आपको एक डायरेक्ट पिक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो गुज़िश्ता लेक्चर्स में मैं आपसे बात कर चुका हूँ, मैथमेटिक मेडिसिन की, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की, और जो लोकल उस वक्त ड्रग पिक्चर्स होती हैं उसकी जो बात करूँ। इन सब चीज़ों को जब आप लेके चलेंगे, इसमें फिर एक मेडिसिन है जो लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम के मरीज को कई दफा स्टूल पास करने जाना पड़ेगा। इसमें दोनों भी एक्सट्रीम होते हैं, या तो कई दफा जाना पड़ता है या 2-2 दिन का भी गैप आता है, लेकिन मोस्टली इसको कई दफा जाना पड़ता है। ये बड़ा जल्दी में होता है। लाइकोपोडियम की ड्रग पिक्चर में आपको समझाने की कोशिश करूं, उसको जितनी जल्दी जाके स्टूल पास करने की होती है उतनी जल्दी उधर से वापस आने की भी होती है। उसका जो है मुसाना मुकम्मल तौर पे खाली ही नहीं होता। ये लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम का मरीज हर चीज में बड़ी जल्दी जो है ना वो जल्दी का मुजाहरा करता है। बेसब्रापन बहुत ज्यादा होता है उसमें, और खासकर ये सबरापन वो ट्रैवलिंग में और खाना खाते हुए उसका मुजाहरा जरूर करेगा, तो सामने आ जाएगा कि लाइकोपोडियम का मरीज है। एक हमारी मेडिसिन है फेल्टोरी। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी आंतों का फेल सुस्त हो जाता है। सुस्त किन का होता है? जो बड़े ओवर एज हो जाते हैं, जो अब सिर्फ बेड रेस्ट पे चले गए हैं, जिनको ऐसी कोई हार्ड वर्किंग नहीं है, जिसमें उनका चलना फिरना काफी हद तक मादूम हो गया हुआ है, थोड़ा सा ही खाते हैं और उसको भी अब वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या ऐसा कोई मरीज जो किसी इंजरी में है, जो किसी भी वजह से बेड रेस्ट पे चला गया है, वो 4-6 महीने से बेड पे ही है, उसकी किसी किस्म की कोई वर्किंग नहीं, तो अंदर से जो आंतों का फेल है वो सुस्त हो जाता है। जो बंदा काम काज करने वाला है, चलने फिरने वाला है, हार्ड वर्क करने वाला है, उस तरह उसका जो डाइजेस्टिव निजाम है वो एक्टिव रहता है, उसकी आंतें जो है
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वर्किंग में रहती हैं, लेकिन जो रेस्ट में चला जाता है आहिस्ता 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 उसके आर्गन्स भी रिलैक्स होते हैं, और जब आंतें रिलैक्स कंडीशन में आती हैं तो वो प्रॉपर वर्किंग करके खाने को फजले में तब्दील करके मसाले तक पहुंचाने में वो सारा फेल स्लो हो जाता है। तो उसमें हमारी एक मेडिसिन है फेल्टोरी के नाम से, जिसमें वो आंतों के फेल को वापस वर्किंग में ले आती हैं। अब वहां पे आप कब्ज वाली दवाइयां शुरू करते हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो रोज ही खानी है। ये फेल्टोरी जो है मैंने आपको बताई, ये रेस्ट कंडीशन में है ना, इसके साथ एक मेडिसिन आती है हाइड्रास्टिस। हाइड्रास्टिस कहते ही बूढ़ों की वो पहचानी जाती है, ओल्ड एज कॉन्स्टिपेशन में उसका बड़ा रोल है। लेकिन हाइड्रास्टस का जो मरीज है, हाइड्रास्टस के मरीज में स्टूल पास करते उसकी पेन है, वो 2-2 दिन का गैप है। वो जब तक कोई, यहाँ तक कि उस ओवर एज में दवाइयां टोटके ये सारा इस हद तक फेल हो जाता है कि बात बत्ती तक आ जाती है। इस हद तक जाने के बावजूद भी फिर ऐसा वो भी असर करना छोड़ देती है। अब वहां हाइड्रास्टिस है जहां पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है। इस तरह हमारी एक मेडिसिन है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया की ड्रग पिक्चर में आपको समझाऊं कि इसमें जो मरीज होता है वो जैसी स्टूल पास करने बैठता है तो उसको बड़ा जोर लगाना पड़ता है, और जोर लगाता है और उसको एक ही पीस, काफी लंबा एक पीस खारिज होता है बस, और वो उसमें सेटिस्फाइड हो जाता है। और वो इंतहाई जब निकलता है तो इंतहाई तकलीफ होती है, उसकी वजह ड्राइनेस है। वही ड्राइनेस इसकी आंतों में है, वही रेक्टम में। पानी की इसमें शदीद कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इसके स्टूल का कलर जो है वो भूरे रंग का हो जाता है। वो एक ही बड़ा पीस निकलता है, वो जब भी करेगा वो ऐसे ही करेगा। जैसे जैसे इसकी पानी की मिकदार पूरी होती जाएगी, ये बेहतर हो जाएगा, इसको नॉर्मल पखाना आने लग जाएगा। आप इसके ऊपर बात तो करें, मरीज को आके, मरीज डॉक्टर को आके बताए तो सही। अगर एक चीज नॉर्मल नहीं है, आप डेली जिस तरह स्टोर करते हैं वो वैसा नहीं है, छोटी छोटी चीज नोटिस कर रहे हैं लेकिन आगे आगे नहीं बता रहे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता छोटी ही बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बीमारी बन जाती है। इसमें हमारी एक मेडिसिन है मेडोरिनम। मेडोरिनम एक बहुत बड़ी मेडिसिन है जिसमें वो बहुत से चीजों को अहाता किया है, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मेडोरिनम के मरीज जब भी वो स्टूल पास करने जाएगा तो वो अपने आप ऐसे स्ट्रिक करके ऐसे पीछे की तरफ सिटिंग कंडीशन में वो अपनी साइड बैक ऐसे पीछे की तरफ करेगा ही तो स्टूल पास करेगा। वो लूज कंडीशन में बैठ के पास ही नहीं कर सकता, इरेक्ट कंडीशन में उसने बैठना है तो उसने स्टूल पास कर लेना है। आप ड्रग पिक्चर को समझ लें, आप उसकी ये छोटी छोटी चीजों को आप खुद जाके डॉक्टर को बताओ कि ये मामला है। सिर्फ इस एक चीज में हम लेजीनेस दिखाते हैं और उसके बाद फिर 8-10 चीजों में हम शिकंजे में आ जाते हैं और फिर फर्दर उसका ट्रीट करा रहे होते हैं। इस तरह कॉन्स्टिपेशन की एक तवील दवाइयां हैं जो होम्योपैथिक में हैं। आप जहां कहीं भी हैं अपने फिजिशियन के पास जाएं, उससे एक चीज डिस्कस करें, उसे बताएं, वो आपको उससे रेलिवेंट मेडिसिन दे, वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस देखे, उसके बाद आपको मेडिसिन दे और आप एक कब्ज के लिए जाएंगे और आप देखेंगे आपके 8-10 मसले हल हो गए, क्योंकि बैक एंड रीजन वही थी। हमें तो वो चीज नहीं है ना कि जैसे इंग्लिश ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है, आपकी कब्ज है वो आप फिर कब्ज से रिलेटेड मेडिसिन लेते हैं, स्टूल पास कर लेते हैं। हमने वजह ढूंढनी है, वजह को हमने क्योर करना है, ताकि आप 1 दिन 2 दिन या 3 दिन मेडिसिन पे रहें, हफ्ता रहें, 10 दिन रहें, उसके बाद मेडिसिन आपकी हट जाए। फिर जो भी ऑर्गन इसमें है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, स्टमक है, कुछ भी इश्यू है, ड्राइनेस है, वो आपकी क्लियर हो। अब जो मुझे मैसेजेस आए जो टॉपिक पे बात करने के लिए, उसमें सबसे ज्यादा पाइल्स के ऊपर बात हुई। पाइल्स कॉन्स्टिपेशन की बिगड़ी हुई हालत है। हम पाइल्स में भी बात कर लेते हैं, हम पाइल्स को भी जाके डॉक्टर को बताते हैं कि किसी को खूनी है, किसी को बाती है, हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। अब जब वो उसकी भी हालत बिगड़ती है तो इतनी सीवियर पेन होती है, इतनी सीवियर पेन होती है जिसकी हद नहीं।
अल्लाह माफ करे, जो पेशेंट इसमें हैं आप उनका चलना फिरना तक महाल हुआ हुआ है। अब वो जो पाइल्स है, बवासीर, अब वो भी कब्ज की बिगड़ी शक्ल है। ये इसी तरह ही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाइल्स को हम देख लेंगे, हेडेक को देख लेंगे, स्टमक एसिडिटी को देख लेंगे, उन सब को फिर हम डील करने लग जाते हैं, कब्ज को नहीं करते। आप उसमें जब पाइल्स में जाएंगे, फिर हेमामेलिस है, उसमें थूजा है, उसमें फिर वो भी एक मजीद लाइन निकल आएगी। जैसे कैंथरस का जो मरीज है, जब ये पाइल्स में जाता है तो उसको हर वक्त बर्निंग फील होती है, हर वक्त बर्निंग फील करता है। जो पल्साटिला का मरीज है, इसके जो पेशेंट का जो कलर, जो स्टूल का जो कलर है, वो हर दफा चेंज हो जाता है। जब आप उसकी ड्रग पिक्चर को समझेंगे तो वो थोड़ा सा लेजी भी होगा, वो जिस्म में फ्लैबी भी होगा। उसके जब आप टेस्ट वगैरह एलएफटी वगैरह करवाएंगे लीवर से रिलेटेड, उसमें भी चीजें सामने आएंगी। लेकिन आप इन चीजों को, बल्कि डॉक्टर हजरात भी इस पे बड़ा फोकस करके, अगर मरीज नहीं भी मान रहा है कि उसको है, उसे करेने, वो आ जाएगा लाइन पे। और जो मरीज हैं वो भी जाके ये चीज जरूर बताएं। ये लंबा हो गया टॉपिक। अब दूसरी चीज भी मैं साथ ही इसमें कर लूं, जो लिकोरिया है उसमें भी कबाहतें सारी यही हैं। ये काफी छोटी उम्र से शुरू हो जाता है और छोटी उम्र में ही बाकी सारे मसाइल भी साथ आ जाते हैं, और बच्चियां अलग-अलग उनको कवर कर रही होती हैं। फेस तक पे जो है वो शाइनिंग नहीं रहती। एक जवान मर्द या औरत में एक चेहरे पे एक रौनक जो होनी चाहिए वो नहीं रहती। तो इसमें भी कुछ मेडिसिन हैं जो मैं आपसे तस्करा करने लगा हूं। जब आप उसको थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, आप उसकी ड्रग पिक्चर को देख लेंगे, आप उसके पैथोलॉजिकल इश्यूज को देख लेंगे, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। 90% बच्चियां आके गलत बयानी करती हैं कि लिकोरिया नहीं है। 90%। ये टॉपिक भी ऐसा है, मेरे तमाम घर में बहनों बेटियों ने देखना सुनना है, लेकिन इसके ऊपर बात करनी इसलिए जरूरी थी, इस वजह से 15-15, 20-20 बीमारियां लग गई हुई हैं। लेकिन नहीं, हम इसको एडमिट कर, हमारी प्लानिंग तो ऐसे ही थी कि हर वीडियो में एक ही टॉपिक हो, या किसी एक डिजीज के ऊपर बात की जाए, या किसी एक मेडिसिन के ऊपर बात की जाए। लेकिन इन दोनों को मिलाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस एक ही मसले की वजह से बहुत से मसाइल मजीद हो जाते हैं और उसको लोग एड्रेस नहीं करते। इसलिए इन दोनों को एक ही वीडियो में रखने का मकसद सिर्फ इतना था। उस वजह से थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो जाएगी, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह इसके बाद आपको इसका फायदा होगा और आप आके एक डॉक्टर को खुल के बताएं। इसमें फिर जो मेडिसिन काफ़ी फेमस हैं, होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सिंगल रेमेडी प्रैक्टिस में जो है एलुमिनिया है, बोरेक्स है, क्रियाजोटम है, ग्रेफाइटस है, सिपिया है, पल्साटिला है, अमोनियम कार्ब है। इसमें भी जब आप आए, जब उसका मरीज, इसकी मरीजा जब आएगी तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर से, उसकी टॉकिंग स्टाइल से, उसके फेस रीडिंग से, उसके अंदाज से ही आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। बाकी फिर जब आप उसमें मजीद अलामतें लेंगे तो एक ड्रग पिक्चर सामने आ जाएगी, उसके बैठने के अंदाज से पता लग जाएगा ये सिपिया है कि नहीं है। क्यों कि एलोपैथिक में या होम्योपैथिक में फर्क ही मेन ये है कि इसमें एक मसला आपने बताया, उसकी कोई भी एक स्पेसिफिक साल्ट नहीं है। जब मुकम्मल एक ड्रग पिक्चर बनेगी, एक पर्सनैलिटी बनेगी, वो किसके अगेंस्ट बनती है, वो पल्साटिला है, वो ग्रेफाइटस है, तो वो आपकी एक हफ्ते इलाज से वो वजह भी दूर हो जाएगी और मर्ज भी दूर हो जाएगा। इसमें जो सबसे पहले मैं कहूँ, एलोमिना एक मेडिसिन है। इसकी जो पेशेंट होता है, एलोमिना में सेंसिटिव पार्ट में काफ़ी स्वेलिंग हो जाती है और इंतहाई इसमें जो डिस्चार्ज है वो बहुत बल्कि होता है, बहुत ज़्यादा बल्कि होता है कि वो बयान से पाए। ग्रेफाइटस की जो मरीजा है वो उसके डिस्चार्ज में लिकोरिया का वो येल्विश होगा,
वो किसी न किसी मोस्टली स्किन डिजीज में भी होगी, और उसको आप डायरेक्ट पिक्चर समझने की कोशिश करेंगे तो उसको नहाना भी इतना वो अच्छा इतना पसंद नहीं करती होगी। ग्रेफाइटिस में डिस्चार्ज इंतहाई थिन होता है। हमारी एक मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम की मरीजा के जो डिस्चार्ज है वो मोस्टली नाइट में है, और जब आप इसकी मुसलसल आप इसकी ट्रैक पिक्चर अगर आप इसकी समझने की कोशिश करेंगे तो जो कास्टिकम का मरीज है, वो जो मरीजा है जो इस मसले में, वही कास्टिकम भी बहुत बड़ी दवाई है, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ ग्लिकोरिया के ऊपर बात कर रहे हैं। ऐसी मरीजा बहुत कुछ बियर कर रही होती है। कास्टिकम और स्टेफिसगेरिया ये दोनों मेडिसिन ऐसी हैं जिसमें ये ऐसा मरीज जो ड्रग पिक्चर की बात करें, ऐसा मरीज बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा होता है, लेकिन स्टेफिसगेरिया एक्सट्रीम लेवल का बर्दाश्त करता है। कास्टिकम एक हद तक करता है और फिर उसमें जवाब भी दे देता है, वो तलब हो जाता है, उसमें एग्रीवेशन आ जाती है। एक ड्रग पिक्चर की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके जो मोस्टली डिस्चार्ज होंगे वो नाइट के होंगे। जैसे वेसिकेरिया हमारी एक मेडिसिन है, उसके मरीज को पेशाब बहुत आता है, बार बार आता है, लेकिन वो हमेशा कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मेरा दिन काफी अच्छा गुजर जाता है, लेकिन जो रात को तो मुझे बार बार उठना पड़ता है। अब अलामत पेशाब ज्यादा आने की है, दिन और रात के फर्क से मेडिसिन चेंज हो गई, वो वेसिकेरिया। इसी तरह हमारी एक मेडिसिन होती है बोविस्टा। उसके ड्रग पिक्चर में पीरियड्स के बाद या उससे पहले लूज मोशन उस मरीजा को जरूर होते हैं। तो ये एक बड़ा मेन कुछ मेडिसिन की बड़ी मेन सिम्टम्स, कुछ की सिम्टम्स होती हैं जिसकी बेस पे वो पूरी मेडिसिन क्लियर हो जाती है कि ये इश्यूज, मतलब मरीज अपने बड़े की नोट्स 2-3 देता है और उसमें बाकी सारी सिम्टम्स जो है वो सामने आ जाती हैं कि ये आप फिर मरीजा से पूछते हैं कि जी आपको ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और वो कहती है जी जी जी, और मरीज का आप पे कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा बढ़ता है कि डॉक्टर को मरीज सारी समझ आ रही है। हमारी एक मेडिसिन है बुफोराना। बुफोराना की मरीजा की जो ड्रग पिक्चर को समझेंगे, एक तो उसमें सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होगी, उसके डिस्चार्ज जो होगा वो बड़ा पानी की तरह वाटरी और बड़ा स्मेली होगा। ये थोड़ा थोड़ा आप डिफरेंशिएट करते जाएंगे, आपकी एक मेडिसिन सिलेक्ट होगी, उसकी एक पोटेंसी सिलेक्ट होगी और मर्ज से छुटकारा मिल जाएगा परमानेंट। कोई भी ऐसा मर्ज, जैसे बाजुकात कब्ज होती है, वो नस्ल दर नस्ल चल रही होती है, ये कॉन्स्टिपेशन है, लिकोरिया है, कोई भी ऐसा मर्ज, इन दो के अलावा भी कोई ऐसा मर्ज जो नस्ल दर नस्ल चल रहा हो, उसको अगर आपने ट्रीट करना है तो उससे पहले कार्सिनोसन एक मेडिसिन है वो जरूर देनी है। कार्सिनोसन देने के बाद आप उसकी मैथमेटिक रेमेडी जब ढूंढेंगे तो फिर वो जो सिलेक्ट होगी वो आप देंगे तो वो काम करेगी। बाद का होता है कि बिल्कुल ड्रग पिक्चर सामने क्लियर होती है, हम मेडिसिन भी देते हैं लेकिन असर नहीं करती, तो ये सारा कुछ देखना पड़ता है किस माहौल से है, किस बाजुकात मरीज या मरीजा अगर उसके घर के हालात मुख्तलिफ हैं, इख्तलाफी हैं या रंजिशें हैं या डिप्रेशन है, किसी वजह से कुछ चीजें जब ये हमने टोटल कलेक्ट करनी है तो उस हिसाब से उसकी मेडिसिन होती है। लेकिन फिर वही बात बार बार कहता हूं, मैंने वो सोच समझ के कि इस टॉपिक पे बात करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, फिर भी मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया, कॉन्स्टिपेशन वाला भी और लिकोरिया वाला भी, कि ये इस एक मसले की वजह से 10-15 बीमारियां, 10-15 मसले और आ जाते हैं, हम उनकी तरफ चल पड़ते हैं। कई स्किन डिजीज ऐसी आ जाती हैं जो बाद में फिर सारी जिंदगी हम उनके साथ जो है वो उसको ट्रीट करते रहते हैं, लेकिन वो बेहतर नहीं होती। इसमें जो सबसे कॉमन जो मेडिसिन है जो बहुत ज्यादा यूज होने वाली है वो क्लिकेरिया फास है। एलोमिना बोरेक्स क्लिकेरिया फास क्रियाजोटोम, ये सबसे ज्यादा इन मेडिसिन का इस्तेमाल है, ये सबसे ज्यादा इस ड्रग पिक्चर की मरीजाएं आती हैं। क्लिकेरिया फास का जो डिस्चार्ज है वो
कच्चे अंडे की तरह का जो उसका डिस्चार्ज होगा, जो आप उसकी फीलिंग जो है वही चीज इसमें है। लेकिन फिर वही बात, ये वो टॉपिक है जिनको आपने, जिस तरह शरह पे शर्म नहीं है, इसी तरह एक फिजिशियन से जब आपने सारा केस डिस्कस करना है तो एक एक चीज बताएं ताकि पेशेंट खुल के, वकील और डॉक्टर से कोई चीज नहीं छुपानी चाहिए। अगर आपने किसी जगह पहुंचना है, अगर आपने उस चीज को सॉर्ट आउट करना है, अगर उस मामले से आपने निकलना है, तो एक एक चीज क्लियर करें। मैं हर वीडियो के आखिर में एक आखिरी बात करता हूं, तो आज के मेरे टॉपिक भी दो थे, दो किस्म की करूंगा। एक मेडिसिन से ही रिलेटेड है और एक दूसरी मेडिसिन से रिलेटेड ये है कि बाज़ औक़ात अगर कोई इंजेक्शन लगता है किसी भी वजह से किसी मरीज को और वो बिगड़ जाए, तो वो इस हद तक बिगड़ जाता है कि वहाँ रेशा पड़ जाता है, बस और बड़ी एलर्जी, बाज़ औक़ात वो ऑपरेट की तरफ चला जाता है। तो होम्योपैथिक में मेडिसिन है थूजा, इसकी हाई डोज की एक खुराक देने से इंजेक्शन के जो बद असरार जो उस जगह पे हुए हैं उससे आपको ऐसे बाहर निकालती है। ये बहुत बड़ी क्लिनिकल टिप आपको दे रहा। और दूसरा सेहत से रिलेटेड, हम खजूर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, दूध पीते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, गोश्त में दस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो मेरे भाई मेरी बहनों, गुस्सा पी जाना भी सुन्नत है, खुश इखलाकी भी सुन्नत है, बर्दाश्त कर देना भी सुन्नत है, दरगुजर कर देना भी सुन्नत है। अगर हम कुछ मसलों में आ जाते हैं और उसमें भी खाने पीने में ढूंढते हैं हल कि ये खाने से ये फायदा है, ये खाने से ये फायदा है, ये खाने से ये फायदा है, तो मैं एक अमल आपको ऐसा बताता हूँ जिसमें आपको हमेशा उसका फायदा भी होगा। तो कद्दू शरीफ वाली सुन्नत तो आप एक दफा पूरी कर सकते हैं ना, जिस दिन खाएं। बाकी आपके खाने में नेक्स्ट डे दाल है तो वो तो सुन्नत नहीं है। लेकिन मैं एक सुन्नत आपको ऐसी बताने लगा जिसको आपको खाने से फायदा भी होगा और हर खाने में आप वो सुन्नत पूरी कर सकते हैं। वो है भूख रख के खाना भी सुन्नत है। सुन्नत हम आधी पूरी क्यों करते हैं? कद्दू खाना सुन्नत है, गोश्त खाना सुन्नत है, भूख रख के खाना भी सुन्नत है, और वो आप फिर हर खाने में ये सुन्नत जिंदा कर सकते हैं। इससे सुन्नत भी जिंदा होगी और आपकी सेहत भी बहाल रहेगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।